पिच ऑफ अ साउंड। तो पिच ऑफ साउंड क्या होता है? पिच ऑफ साउंड वो वाली करेक्टरिस्टिक है मतलब साउंड की जो बताता है कि हमारी आवाज़ है वो कितनी श्रिल है या कितनी कितनी श्रिल मतलब कितनी शार्प है, कितनी तीखी है। कि मेरी जो आवाज़ है, किसी की आवाज़ है, जो भी साउंड है वो साउंड कितना श्रिल है, कितना थिक है या कितना ब्रॉड है, कितना भारी है। वो श्रिलनेस और ब्रॉडनेस ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए मैं कौन सी करेक्टरिस्टिक यूज़ करती हूँ? मैं यूज़ करती हूँ पिच, पिच ऑफ अ साउंड। किसी की आवाज़ या कोई भी साउंड कितनी तीखी है और कोई भी साउंड कितनी भारी है, वो उसे हम बोलते हैं पिच ऑफ अ साउंड। क्लियर? तो हेयर वी आर हैविंग अ वेव ग्राफ फॉर द पिच ऑफ द साउंड। अगर तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो इन द पर्टिकुलर टाइम, मतलब ये सेम टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल ये भी 5 सेकंड का टाइम पीरियड है और ये भी 5 सेकंड का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अगर सेम टाइम पीरियड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होने से क्या होगा? उसकी पिच हायर होगी। पिच हायर मतलब उसकी आवाज है वो तीखी होगी। अगर सेम टाइम पीरियड में क्या होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम मतलब उसकी लोअर पिच होगी। लोअर पिच मतलब उसकी आवाज भारी होगी। तो हायर पिच मीन्स श्रिल साउंड and lower pitch means hoarse sound. Hoarse sound means broad sound, or you can say broad sound. Clear? Next we are having pitch and frequency. पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी से। आप वेव से देख लोगे कि अगर तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इन पर यूनिट टाइम, कि अगर तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसमें जो पिच है हायर होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है और यू कैन से नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है, उसकी जो पिच है वो लोअर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच। सो पिच एंड फ्रीक्वेंसी दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसी पिच इंक्रीज होगी, मतलब वैसी जो आवाज़ है वो श्रिल होगी, तीखी होगी। और अगर वो फ्रीक्वेंसी कम वाली साउंड है, फ्रीक्वेंसी कम वाली साउंड मतलब लोअर पिच वाली साउंड है, लोअर पिच मतलब वो आवाज़ भारी होगी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग एडजस्टमेंट ऑफ पिच एंड फ्रीक्वेंसी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पिच और फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट करते हैं? देखो पहले तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट। तो विंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कि फ्लूट, शहनाई, विसल, ये सभी क्या होते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये सभी कौन से इंस्ट्रूमेंट है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें क्या होता है? कुछ होल्स होते हैं। जब भी होल्स में हम क्या करेंगे, अगर तो हमारे माउथ से या हमारे लिप से क्या करेंगे, एयर को अंदर मतलब फिल करेंगे, तो उसमें जो इनसाइड वाले एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। हम क्या करेंगे? इन होल से इनसाइड में क्या करेंगे? एयर सेंड करेंगे। तो एयर सेंड करने के बाद क्या होगा? इनसाइड में वो हॉलो होगा। जो ये फ्लूट या शहनाई है ना, ये इनसाइड में हॉलो होती है। हॉलो मतलब इसमें क्या होते हैं? एयर पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी इस होल से हमने क्या किया, माउथ की हेल्प से हमने एयर को सेंड किया अंदर, तो एयर को सेंड करने पे क्या होगा? जो एयर पार्टिकल्स इनसाइड में होंगे ना, वो एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और जो इनसाइड वाले पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं। ठीक है। और विंड इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अगर तो मैं लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम स्मॉल लूँगी तो उसमें क्या होगा? हायर फ्रीक्वेंसी होगी। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर मैं स्मॉल लेंथ वाली यूज़ कर रही हूँ कोई भी विंड इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल लेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी। अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पिच भी क्या होगी? हायर होगी। मतलब अगर तो मैंने स्मॉल लेंथ वाला कोई विंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो उसमें आवाज़ कौन सी आएगी? उसमें आवाज़ आएगी श्रिल आवाज़। श्रिल मतलब तीखी आवाज़ आएगी। और अगर मैंने क्या किया, कोई लंबी मतलब यूज़ कर ली, कोई ज़्यादा लेंथ वाली यूज़ कर ली विंड इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा लेंथ वाली इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा? कि उसमें जो होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब उसमें पिच कम होगी। अगर पिच कम होगी तो उसमें जो आवाज़ है वो ज़्यादा भारी आएगी। उसमें क्या? ब्रॉड और हॉर्स साउंड आएगी। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो श्रिलनेस ऑफ साउंड है, जो आवाज़ तीखी होती है, वो तीखी कैसे इंक्रीज होगी? अगर मैं लेंथ को क्या करूँ, लेंथ ऑफ एयर वाइब्रेटिंग कॉलम को क्या करूँ? रिड्यूस कर दूँ। जब हम लेंथ को रिड्यूस कर देंगे तो आवाज़ श्रिल आएगी। लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जो आवाज़ है वो हॉर्स आएगी, या वी कैन से ब्रॉड आएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर हैविंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम फ्रीक्वेंसी और पिच को कैसे एडजस्ट करते हैं। पहले तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल कौन से? लाइक पियानो, सितार, वायलिन, गिटार, वीणा, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे नेम से क्लियर है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होगा? इन इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग्स लगे होंगे, ऐसे वायर्स लगी होंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है? कुछ मेटालिक स्ट्रिंग्स होती हैं जो डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट थिकनेस की होती है। ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये स्ट्रिंग डिफरेंट मटेरियल की होगी, डिफरेंट थिकनेस की होगी। कोई ज़्यादा मोटी होंगी, कोई ज़्यादा पतली होंगी, थिक होंगी, थिन होगी। ठीक है। तो इनमें क्या होता है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो डिपेंड करती है डेंसिटी, थिकनेस, टेंशन एंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर तो मैं क्या करूँ, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग या थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर दूँ तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी। तो अगर तो मैं लेंथ थिन वायर की ले रही हूँ, इस गिटार में फॉर एग्जांपल मैंने थिन वायर ली है, तो थिन वायर में क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी।
ज़्यादा फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस मतलब ज़्यादा पिच वाली साउंड आएगी, ज़्यादा पिच मतलब श्रिलर साउंड आएगी, तीखी आवाज़ आएगी फॉर द थिन वायर। और अगर मैंने थिक वायर ले ली तो थिक वायर में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी लेस होगी। फ्रिक्वेंसी लेस मतलब क्या होगा, पिच लेस होगी। पिच लेस मतलब क्या होगा, जो आवाज़ आएगी वो ब्रॉड आएगी, थोड़ी भारी आवाज़ आएगी गिटार में से और यू कैन से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में से। तो जब फ्रिक्वेंसी जब इंक्रीज़ करते हैं, अगर मैंने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करना है, तो सेकंड वे हमारे पास है फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेंशन। कि अगर मैं यहाँ पे टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दूँ, तो टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज डिक्रीज़ करने से क्या होगा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैविंग मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। तो मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, लाइक ढोलक, तबला, ड्रम, बोंगो, दिस ऑल आर द मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। और मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन लगा होता है। यहाँ पे जो एक क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन लगा होता है और उसका जो टेंशन होता है मैम्ब्रेन का, वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। टाइटनेस ऑफ दैट मैम्ब्रेन वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे ना कुछ स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, ये कुछ स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। इन स्ट्रिंग्स की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी टेंशन को क्या कर सकती हूँ, मैम्ब्रेन की टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ, मतलब टाइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है। तो मैं इसकी टेंशन को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करूँगी, जो इसमें मेटल रिंग्स लगे होते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्ट्रेच कर सकती हूँ, लूज कर सकती हूँ, टाइट कर सकती हूँ बाय यूजिंग दीज मेटल रिंग्स। ठीक है। और जब ये स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन को मैं क्या करती हूँ, कोई भी हार्ड सर्फेस से स्ट्राइक करती हूँ ना, तो हार्ड सर्फेस से स्ट्राइक करने पे क्या होता है, ये मैम्ब्रेन टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देती है। और जब कोई भी थिंग टू एंड फ्रो मूव करती है तो वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो जब मैंने कोई भी हैमर से या मैंने उसको टैप किया, टैप करने से क्या होगा, मैम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी और वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और अगर तो जो साइज है मैम्ब्रेन का वो स्मॉल हुआ, अगर तो साइज ऑफ मैम्ब्रेन स्मॉल है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस साइज ऑफ मैम्ब्रेन इज स्मॉल, तो उसमें क्या होगा, और जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है वो ज़्यादा हो, तो उसमें क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी। स्मॉल द मैम्ब्रेन और यू कैन से हायर द टेंशन, इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब पिच ज़्यादा, पिच ज़्यादा मतलब श्रिलर साउंड, तो यहाँ पे श्रिलर साउंड प्रोड्यूस होगा। और इनवर्स इफ़ वी आर हैविंग द मोर एरिया मैम्ब्रेन, अगर मोर एरिया का मैम्ब्रेन होगा और टेंशन इसमें लेस होगी, तो यहाँ पे ब्रॉड और हॉर्स और यू कैन से भारी आवाज़ आएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैविंग मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब सिंगल फ्रिक्वेंसी। अगर कोई भी साउंड की सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड हो, सिंगल फ्रिक्वेंसी मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोनोटोन, तो आपको समझ आया, कुछ मज़ा आया, नहीं आया ना। मज़ा मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी पिच को या फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँ, अगर मैं कुछ टाइम पे ज़्यादा बोल रही हूँ, कुछ टाइम पे कम बोल रही हूँ, तो वो अच्छा लगता है सुनने वालों को भी। तो इसे हम बोलते हैं मोनोटोन, कि अगर मैं सिंगल फ्रिक्वेंसी में बोली जा रही हूँ उसको हम बोल रहे हैं मोनोटोन। और जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क एग्जाम्पल है, ये ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है वी विल स्टडी अबाउट द ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, मोनोटोन वाली साउंड प्रोड्यूस करता है ना, सिंगल फ्रिक्वेंसी वाली साउंड। तो हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक यू शेप्ड मेटालिक डिवाइस है जिसमें एक हैंडल लगा होता है और यू कैन से स्टेम लगा होता है और 2 टाइम्स प्रॉन्ग्स लगे होते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स, 1 प्रॉन्ग, सेकंड प्रॉन्ग, इसे हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स, और इसे हैंडल को बोलते हैं हम स्टेम। ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी होती है वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क की, वो डिपेंड करती है मटीरियल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, कि ट्यूनिंग फॉर्क का मटीरियल कैसा है। ट्यूनिंग फॉर्क के मटीरियल पे डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी एंड ऑल्सो ऑन द डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग्स, कि डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग कैसे हैं। अगर डायमेंशंस कम है, ज़्यादा, उससे क्या फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। और सिर्फ जो है वो इसी पे डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी, एक तो डिपेंड करता है मटीरियल ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेकंड डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग्स। ठीक है। हमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसीज ये वाली मिल जाएंगी, या तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी इतनी होगी या इतनी, मतलब ये वाली हम इजीली क्या करते हैं, स्कूल लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, स्कूल लैब में, फिजिक्स लैब में यूज़ करते हैं। और जो ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हमारी म्यूजिकल स्केल, जो म्यूजिकल नोट्स है ना सारे गामा वाली, वो उससे क्या है मैच कर रही है।